हेलो एवरीवन। सरस्वती स्कूल के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। हमने पिछले वीडियो में बात की थी इनके जो तीन प्रमुख शासक हैं, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त बना उसके बाद में, और समुद्रगुप्त के बाद में कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में जो गद्दी पर बैठा उसके बारे में। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुमारगुप्त की। नंबर 4 जो शासक था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, इसे देखो एक और इसे उपाधि से नाम से विभूषित करते हैं। इसका जो थी महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य की उपाधि से इसे विभूषित किया जाता था। और इसका जो शासनकाल था वो था 414 से 455 ईस्वी के आसपास। कब से कब तक था? 414 से 455 ईस्वी के आसपास में इसका शासन था। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में ये गद्दी पर बैठा कौन है? कुमारगुप्त। कौन बैठा? कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा। किसके बाद में बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में। अब इसने क्या क्या किया देखिए। सबसे पहले बात आती है, इसने जो नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्वविख्यात था उसकी इसने स्थापना की। ठीक है, सबसे पहला काम क्या हो गया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय का ये क्या था? संस्थापक था। क्या था? संस्थापक। ठीक है, पहला काम हो गया। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो किसने की? कुमारगुप्त ने। किसने की? कुमारगुप्त ने। अब इसके अलावा इसका जो राज्य था, देखो कहां से कहां तक था। इसका जो राज्य था वो सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। कहां तक? कहां से तक लेकर कहां तक है? सौराष्ट्र से लेकर से बंगाल तक इसका जो राज्य था वो फैला हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। पहला प्रश्न, कुमारगुप्त को अन्य किस उपाधि के नाम से जाना जाता है? महेंद्रद्वितीय। ठीक है, राजकाल 1414 से लेकर 414 से लेकर 455 ईस्वी तक। इसने कौन किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? नालंदा विश्वविद्यालय। इसका संस्थापक था। राज्य कहां से कहां तक था? राज्य था सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक। अंतिम दिनों में इसने क्या किया? देखो अंतिम दिनों में इसको पुष्यमित्र, किसका? पुष्यमित्र का सामना करना पड़ा, या पुष्यमित्र के जो हमले थे उनका सामना करना पड़ा, या विद्रोह का सामना करना पड़ा। अंतिम दिनों में किससे विद्रोह का सामना करना पड़ा? पुष्यमित्र के विद्रोह का ऐसे सामना करना पड़ा। अपनी पाठ्य पुस्तक में इतना दे रखा है। बाकी इसके बाद में जो अगला जो शासक बनता है वो बनता है स्कंदगुप्त। कौन बनता है? स्कंदगुप्त। ठीक है, और ये बनता है 455 ईस्वी से लेकर 464 ईस्वी, 467 ईस्वी, 67। ठीक है, स्कंदगुप्त कब से कब तक बैठा? 455 से 467 ईस्वी। अब ये अपने पिता के विरुद्ध गद्दी पर बैठा। देखो ये क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र नहीं था फिर भी ये क्या बना? शासक बना। ठीक है, तो याद रखोगे आप, ये ज्येष्ठ पुत्र नहीं होते हुए भी क्या बन गया? शासक बन गया। अब एक ये अभिलेख है जूनागढ़। कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख। इससे हमें दो बातें ये प्राप्त होती है। कितनी बातों का पता लगता है? दो बातों का पता लगता है। नंबर 1, जूनागढ़ अभिलेख से पहली जो बात है वो क्या है? देखो स्कंदगुप्त मौर्य। देखो पहली बात क्या, जूनागढ़ जो अभिलेख है उससे पहली बात ये पता लगती है कि जो सुदर्शन झील है जो किनके द्वारा निर्मित है? मौर्यों के द्वारा। किनके द्वारा निर्मित थी? मौर्यों के द्वारा। इसका स्कंदगुप्त ने क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया। किस झील का? सुदर्शन झील। किस झील का करवाया? सुदर्शन झील का इसने क्या करवाया? जीर्णोद्धार। ठीक है, पहली बात क्या पता लगती है कि इसने सुदर्शन झील जो किनके द्वारा बनी हुई थी, ये किनके द्वारा बनाई हुई है? मूल रूप से मौर्यों द्वारा। किनके द्वारा? मौर्यों द्वारा। इन मौर्यों द्वारा बनाई हुई जो सुदर्शन झील है इसका स्कंदगुप्त ने क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया। क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया। वहीं जो दूसरी बात क्या प्राप्त होती है कि इसके राजा बनते ही, ठीक है, दूसरी बात इसी जूनागढ़ अभिलेख से क्या प्राप्त होती है कि स्कंदगुप्त के राजा बनते ही, क्या बनते ही? राजा बनते ही इसे मलेच्छों का सामना करना पड़ा। किसका?
मलेच्छों, या हम इसे इन्हें क्या कह सकते हैं, हूण, ठीक है, हूणों का सामना इसे करना पड़ा। इन दोनों बातों का जो उल्लेख है ये जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। तो अपने पाठ्य पुस्तक में जो स्कंदगुप्त है उसका भी इतना ही मैटर दे रखा है। अब हम बात करने जा रहे हैं जो गुप्तकालीन जो सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अपना अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां, ठीक है, गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब देखो सांस्कृतिक उपलब्धियों में हमें क्या पता चलता है। देखो सबसे पहली बात, जो गुप्तकालीन जो शासक थे यानी गुप्त वंश के जो शासक थे वो वैदिक दर्शन को मानने वाले थे। कौन से दर्शन को मानने वाले थे, वैदिक दर्शन को मानने वाले थे। आपने दो शासकों के बारे में पढ़ा होगा, एक तो हम पढ़ रहे हैं समुद्रगुप्त, ठीक है, हमने पढ़ा था कल समुद्रगुप्त, एवं दूसरा कौन सा पढ़ा हमने, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त, याद रखना, कुमार, समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त ने, क्योंकि ये वैदिक दर्शन को मानने वाले थे। किस दर्शन को मानने वाले थे, वैदिक धर्म को मानने वाले थे। इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। कौन सा यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि ये वैदिक दर्शन को मानने वाले थे। हालांकि ये जैन और बौद्ध धर्म को भी इन्होंने प्राश्रय दिया, और इसके तहत हम अंत में देखेंगे इनकी जो बौद्ध धर्म की जो तांबे से बनी हुई जो मूर्तियां हैं, एक तो 80 फीट ऊंची और एक 7.5 फीट ऊंची जो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है, और एक जो अपने दिल्ली में है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो गुप्तकालीन जो सांस्कृतिक उपलब्धियों में सबसे पहली बात क्या आ गई कि ये वैदिक दर्शन को मानने वाले थे। यहाँ के जो शासक थे वो वैदिक दर्शन को मानने वाले थे। इनके समय समुद्रगुप्त व कुमारगुप्त ने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये वैदिक दर्शन को मानने वाले थे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जैन व बौद्ध धर्म को भी इन्होंने क्या किया, प्रश्रय दिया या इनको संरक्षण प्रदान किया, ठीक है, प्रश्रय दिया। इन दोनों धर्मों को भी इन्होंने क्या किया, प्रश्रय प्रदान किया। अब देखो इनके बारे में जो पता चलता है, इनके यानी गुप्तकालीन जो शासन के बारे में जो पता चलता है वो किन से चलता है। देखो एक चंद्रगुप्त के समय, देखो किसके समय, चंद्रगुप्त के समय एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान। क्या नाम था, फाहियान। यानी चंद्रगुप्त के समय चीनी यात्री कौन सा आया, चंद्रगुप्त सेकंड, याद रखना, चीनी यात्री फाहियान भारत आए। इनके विवरणों से हमें क्या पता चलता है कि उस समय जो गुप्त साम्राज्य था उसमें का कर जो थे, टैक्स, वो काफी कम थे। इसके अलावा यहाँ की जो जनता थी वो सुशासित थी। कैसी थी, सुशासित थी। वहीं पर अगर इनके बारे में अगली बात करें तो इनके यानी फाहियान के जो अभिलेख हैं या इनके द्वारा जो रचनाएं हुई है उनसे हमें क्या पता चलता है कि इस समय अपराध भी काफी कम होते थे। किन किन बातों का पता चलता है, एक तो अपराध का कम, पहली बात अपराध क्या होते थे, कम होते थे। कर जो था वो क्या था, कम था। कर भी कैसे क्या थे, कम थे, ठीक है। इसके अलावा इनके समय की जो राजकाज की जो भाषा थी, किसकी भाषा, राजकाज की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। कौन सी थी, संस्कृत। राजकाज की भाषा कौन सी थी इस समय, संस्कृत भाषा। और उस समय के जो कालिदास है, इनके जो विज्ञान शाकुंतलम एवं रघुवंशम, ये संस्कृत भाषा में जो रचित है वो उस तत्कालीन समय के क्या है, उदाहरण है। अब इनके बारे में हम लिखेंगे। तो इन संस्कृत जो भाषा है उसके जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं, देखो एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम एवं, साथ ही लिख रहा हूं मैं, अभिज्ञान शाकुंतलम एवं रघुवंशम। रघुवंशम किसके द्वारा रचित है, कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा, ठीक है। तो ये कालिदास उसी समय हुआ। अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम ये किसके द्वारा रचित है,
कालिदास के द्वारा। किसका द्वारा रचित है? कालिदास के द्वारा। इसके अलावा मृच्छकटिकम शुद्रक के द्वारा रचित है। कौन सी है? मृच्छकटिकम। किसके द्वारा? शुद्रक। ये भी उस समय का शासन, ये प्रमुख जो संस्कृत विद्वान था शुद्रक। ठीक है, इसके द्वारा इस समय हमें कुमार जो प्रमुख रूप से हम क्या कहते हैं, एक और है मुद्रा राक्षस। कौन सा? मुद्रा राक्षस। किसके द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस? बताइए आप। विशाख दत्त के द्वारा। किसके द्वारा रचित है? विशाख दत्त के द्वारा। तो ये भी उसी के समय का एक शास्त्र, ये प्रमुख जो विद्वान है विशाख दत्त। ठीक है, ये उस तत्कालीन समय के संस्कृत के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तत्कालीन समय के संस्कृत के उदाहरण है। अगले इसके अलावा उस समय का एक सुविख्यात, कौन सा है? सुविख्यात कोशकार। ठीक है, याद रखना, सुविख्यात कोशकार। कोशकार का नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? अमर सिंह। ये भी उस समय का प्रमुख विद्वान था। ठीक है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम किसके द्वारा? कालिदास। मृच्छकटिकम शुद्रक के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा, और सुविख्यात कोशकार अमर सिंह उसी समय के ये प्राचीनतम उदाहरण हमें देखने को प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? उदाहरण देखने को प्राप्त होते। इसके अलावा रामायण महाभारत के जो वर्तमान स्वरूप है वो उस समय हमें हमारे सामने प्राप्त होते। ठीक है, यानी रामायण महाभारत इनके जो वर्तमान स्वरूप है वो उसी समय सामने आए। वहीं पर अगर गणित और विज्ञान की बात करें तो उस समय वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, इन्होंने क्या किया? विज्ञान के विकास में, यानी गणित व विज्ञान के विकास में योगदान दिया। और उसी समय देखो गुप्तों के समय क्या हुआ? दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। किसका हुआ? दशमलव प्रणाली का विकास हुआ, जो कि अरबों के द्वारा कहां पहुंचा? यूरोप पहुंचा। तो दशमलव प्रणाली का विकास किस समय हुआ? ठीक है, दशमलव प्रणाली का विकास गुप्तों के समय हुआ। किनके समय हुआ? गुप्तों के समय हुआ। और ये किनके द्वारा? अरबों के द्वारा कहां पहुंच गई? अरबों के द्वारा यूरोपीय महाद्वीप में पहुंच गई। किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में पहुंच गई। तो ये तत्कालीन समय के उदाहरण है जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। गुप्तों की क्या है? सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। इसके अलावा उस समय चित्रकला, धातुकला, इन सभी, वास्तुकला, इन सभी में भी इन्होंने महारत हासिल उस समय थी। और इनके जो तत्कालीन उदाहरण है, देखिए सबसे पहले इनके जो तत्कालीन उदाहरण है, देखो सबसे पहले धातुकला के हम उदाहरण देखते हैं। तो नालंदा में 80 फीट ऊंची बुद्ध की तांबे से बनी हुई जो प्रतिमा है वो प्राप्त हुई है, जो तत्कालीन जो धातुकला का उदाहरण है। इसके अलावा जो 7.5 फीट ऊंची, सुल्तानगंज से 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, बुद्ध की 2 प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। ठीक है, बुद्ध की प्रतिमा, 2 प्रतिमाएं। पहली कहां से प्राप्त हुई है? पहली नालंदा से। कहां से प्राप्त हुई है? नालंदा विश्वविद्यालय से। कितनी ऊंची? 80 फीट ऊंची। ठीक है, 80 फीट ऊंची ये तांबे से बनी हुई जो प्रतिमा है वो प्राप्त हुई है। इसके अलावा दूसरी सुल्तानगंज से बुद्ध की प्रतिमा है, ये भी सुल्तानगंज से। ये भी कहां से प्राप्त हुई है? उस समय ये सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। कितनी ऊंची? 7.5 फीट ऊंची। 7.5 फीट ऊंची तांबे से बनी हुई प्रतिमा प्राप्त होती है, जो तत्कालीन समय की धातुकला की ओर इंगित करती है। इसके अलावा दिल्ली में जो निर्मित जो लौह स्तंभ है वो तत्कालीन समय का उदाहरण हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने आज गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ी। अब इनका एक जो टॉपिक बचा हुआ है, गुप्तकालीन जो समाज की स्थिति है, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्या रहेगा? देखिए, आज का हमारा प्रश्न रहेगा कि जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से क्या ज्ञात होता है? इसमें हमने पढ़ा कि जूनागढ़ अभिलेख से जो सुदर्शन झील है, ठीक है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। अब ये बात ये आती है कि इसी जो जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है, इस जूनागढ़ अभिलेख से दूसरी जो बात है वो क्या पता चलती है? दूसरी बात क्या पता चलती है? इसका जवाब आपको देना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।